ठीक है, सहयोगी दीपक लवानिया इस वक्त मेरे साथ भरतपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक तो उन्होंने गंगा मैया के दर्शन करवाए, इसके लिए धन्यवाद। जब दीपक लवानिया भरतपुर में निकलते हैं तो लोग कहते हैं नारद आया, और जब दीपक उनके पास पहुंचते हैं लोगों के पास तो वो कहते हैं कि नारद आया खबरें लाया। अब मैं दीपक के पास जा रहा हूं ये कहने के लिए कि नारद आया और आंकड़े लाया है। दीपक, क्या आंकड़े हैं? बिल्कुल स्वप्निल, धन्यवाद। मैं गंगा मंदिर पर हूँ। गंगा मैया किसकी पार लगाएंगी, ये आपसे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि 3 दिसंबर को कौन कौन ऐसे दावेदार होंगे जो इस चुनावी वैतरणी को पार करके विधानसभा पहुँचेंगे। पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। यहाँ मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, संजीव चीनिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद कल्याण दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र मोहन शर्मा, ये भी नारद के पत्रकार हैं, इनका भी ये नारद चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं। इसके अलावा हेमेंद्र शर्मा, ये पत्रकार हैं भरतपुर के वरिष्ठ। नीरज शर्मा समाचार प्लस से जुड़े हुए हैं, समाचार प्लस टीम के मुख्य सदस्य हैं। गिरधारी तिवारी भाजपा के नेता हैं, टिकट मांग रहे थे भाजपा से, भरतपुर सीट से टिकट नहीं मिला, प्रदेश मंत्री बना दिया है भाजपा ने, हमारे साथ मौजूद है प्रदेश मंत्री के रूप में। इसके अलावा चंबल के बिहड़ से अवध शर्मा आए, हमारे समाचार प्लस के संवाददाता हैं धौलपुर के। इसके अलावा लोकेश टटवाल हैं, टाइगर की नगरी, चीतों की नगरी सवाई माधोपुर के संवाददाता हैं। इसके अलावा अविनाश हैं हमारे साथ, करौली मदन मोहन जी और कैला माता मंदिर की नगरी से आए हैं। इसके अलावा नगर निगम में पार्षद हैं दाऊदयाल जोशी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अशोक तांबी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे अभिषेक पुनीत शेख, हमारे साथ विनोद गुप्ता हैं LIC वाले, ये लोकदल के, राष्ट्रीय लोकदल के जो भरतपुर से प्रत्याशी हैं, उसके उस पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं। रेणुदीप गौड़ हैं और समाज सेवी राघवेंद्र सिंह हैं, जो कि भरतपुर की विभिन्न समस्याओं को लेकर समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन इस चुनावी वैतरणी को पार करेगा। भरतपुर संभाग की बात करें तो 19 सीटें हैं भरतपुर संभाग में। सभी सीटें वर्तमान में कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस का एक लोहागढ़ जिसको कह सकते हैं किला है कांग्रेस, अब उस किले को ध्वस्त करने की बीजेपी ने तैयारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए, गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ दौरे किए, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया, JP नड्डा भरतपुर के दौरे पर आए। तमाम भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करने का प्रयास किया है। फैसला क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन उससे पहले रायशुमारी हम करेंगे। समाचार प्लस अपने दर्शकों तक हर पल का जो अपडेट है एग्जिट पोल का वो पहुंचा रहा है कि कौन आगे चल रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हमारे साथ दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं प्रमोद कल्याण, लंबे समय से राजनीति इनकी बीट है दैनिक भास्कर में, वो देख रहे हैं। प्रमोद जी, 19 सीटें हैं संभाग में, क्या लगता है आपको, क्या पिक्चर सामने आने वाली है? मैं पूरे संभाग की तो नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं भरतपुर ज़िले की आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ 7 सीटें हैं। 7 सीटों पे मुकाबला नेक टू नेक है। कुछ 2-1 सीटों पे सीधा मुकाबला, बाकी 4 सीटें भरतपुर और कामा, नगर, बयाना, ये त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं। चूँकि इस बार जो वोट परसेंटेज है वो पिछले साल से थोड़ा सा कम है, यानी 0.2 कम है, तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार खुद मतदाता भी कन्फ्यूजन में रहा था, तो इस बार मुद्दे इस बार हावी नहीं हुए, बल्कि कैंडिडेट पे निर्भर हुआ, और कैंडिडेट से भी ज़्यादा जाति पे ये चुनाव चला गया। तो इसके कारण से क्या है कि जो स्थितियां पल पल बदली, और इसी हिसाब से जो है कैंडिडेट ने भी जो तीखे बयान दिए, उन तीखे बयान देने का भी कारण था कि वो अपनी जाति को एक एड्रेस कर रहे थे। 7 में से कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी बीजेपी, आइडिया? ऐसा अभी कहना जरा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सभी सीटों पे बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति है। 1-2 सीटों पे कहा जा सकता है कि वहाँ जो सीधा मुकाबला है तो वहाँ कोई बीजेपी जीत सकती है या कांग्रेस जीत सकती है, पर लेकिन अभी कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन के कारण जो है जल्दबाजी होगी। देखो स्वप्निल, इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है। कई चुनाव हमने देखे हैं, पता लग जाता है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा सामने आया है कि सब कंफ्यूज हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन जीत सकता है, कौन हार रहा है, ये बात बिल्कुल निकलकर सामने नहीं आ रही है।
मैं बात करूं भरतपुर जिले की तो बयाना सीट ऐसी है, वहां से जरूर एक नाम निकलकर सामने आ रहा है ऋतु बनावत का। उसके नाम को लेकर जरूर यहाँ मेरे साथ भाजपा के नेता भी हैं, गिरधारी तिवारी, हेमेंद्र शर्मा पहले पत्रकार हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। हेमेंद्र जी, क्या पिक्चर रहेगी आपके हिसाब से? दीपक जी, ये भरतपुर में जो समीकरण बनना है जीत और हार का, इसमें पहली बार मैंने देखा है जब से मैं पत्रकारिता क्षेत्र में आया हूँ कि यहाँ मतदाता नेता से ज़्यादा चतुर हो गया है। वो स्पष्ट ये नहीं बता रहा कि कहाँ उसने मतदान किया है और क्या पोजीशन चल रही है। भरतपुर में फिर भी लग रहा है कि बड़ा कंट्रास्ट का मामला है। मतदाता नेता से ज्यादा चतुर हो गया है। नेता चतुर होते हैं तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो वैसे भाजपा को आगे बता रहे हैं, कई एजेंसियां ऐसी हैं जो भाजपा को आगे कर रही हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से इस भरतपुर संभाग में 14 से 15 सीटें बीजेपी प्राप्त करने जा रही है। एक सीट जरूर निर्दलीय के खाते में जा रही है। भरतपुर की 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। धौलपुर की 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। सवाई माधोपुर और करौली की 2-2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। बिल्कुल, ये गिरधारी तिवारी भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं जो भाजपा को काफी आगे बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सवाई माधोपुर के संवाददाता लोकेश टटवाल हैं। 4 सीटें हैं सवाई माधोपुर में, खंडार, बामनवास, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वहां प्रतिष्ठा दाव पर है, दानिश अबरार की प्रतिष्ठा दाव पर है, कई और नेता भी। क्या स्थिति है आपके सवाई माधोपुर में? वहां क्या आपको लग रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी सीटें भाजपा ले सकती है? देखिए दीपक जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसा ही साफ है, इस बार जनता ने कई चेहरे देखे हैं और इस चीज़ में साफ कह सकते हैं इस चीज़ को कि जहाँ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का चेहरा एक दिग्गज नेता है, भाजपा के दिग्गज नेता उनको माना जाता है और है भी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और दूसरी ओर जो भाजपा से बागी हुई है आशा मीणा और दूसरी तरफ जो सिटिंग विधायक हैं दानिश अबरार, सवाई माधोपुर का जो चुनाव है पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है। इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं कि इस बार अभी कौन सी सीट कहां से क्लियर होगी, कौन सी नहीं। इसी प्रकार हम बात करें गंगापुर सिटी में भी वही जो भाजपा से टिकट मांगने वाले छोटे लाल माली थे, उन्होंने भी यहाँ जो भाजपा और कांग्रेस की गणित साफ तौर पर बिगाड़ दी है। जहां सिटिंग विधायक मुख्यमंत्री सलाहकार रामकेश मीणा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं मानसिंह गुजर भी अपनी जीत का दावा कर, लेकिन यहां इस सीट पर भी अभी मतदाताओं के द्वारा जो उनको मतदान डाला और इसका जो उनके बागी का फैसला 3 तारीख को हो पाएगा। हम बामनवास विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बामनवास विधानसभा क्षेत्र में जहां इंदिरा मीणा को लेकर नाराजगियां चल रही थी, नाराजगी को लेकर जहां एक बार क्षेत्रवाद की लड़ाई फिर से यहां सामने आई है, जहां बामनवास और गंगापुर सिटी, क्योंकि गंगापुर सिटी को जिला बनाने के बाद बामनवास के लोगों ने एकाएक यह सोचा है कि क्यों न गंगापुर सिटी के नज़दीक पड़ने वाले क्षेत्र का ही हम एमएलए चुने। ऐसे में भाजपा बढ़त बनाती नजर आ रही है। दूसरी ओर इसके अलावा इंदिरा मीणा पर जहां गुर्जर समाज को कांग्रेस से नाराजगी बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ क्षेत्रवाद की लड़ाई में कहीं न कहीं इंदिरा का साथ देते हुए जो गुर्जर नज़र आ रहे हैं। एक मुश्त जहाँ गुर्जर समुदाय ने इंदिरा को वोट किया है, इससे यहाँ पे भी जो आमने सामने की जो कांटे की टक्कर है इसको भी हम साफ नहीं कर सकते कि, लेकिन ये क्लियर है कि सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जाती नजर आई है। बिल्कुल, सवाई माधोपुर में स्वप्निल 2 कांग्रेस और 2 भाजपा, 4 सीटें हैं। जैसा बताया हमारे संवाददाता लोकेश टटवाल ने कि 2 भाजपा ले सकती है और 2 कांग्रेस भी ले सकती है। करौली से हैं अविनाश, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी 4 सीटें हैं, वहाँ क्या स्थिति है अविनाश? देखिए दीपक जी, करौली में 4 विधानसभा सीट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं करौली विधानसभा सीट की। तो करौली विधानसभा सीट में आमने सामने का मुकाबला है। जो कांग्रेस से बागी होकर और भाजपा के में शामिल होकर और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े हैं दर्शन सिंह गुर्जर, वो भाजपा से उम्मीदवार हैं। और जो कांग्रेस अगली बार बीएसपी से जीतकर और कांग्रेस में शामिल हुए थे लाखन सिंह, उनमें आमने सामने की टक्कर है। लेकिन जो रविंद्र मीणा है बीएसपी से प्रत्याशी हैं, उन्होंने सीधा कांग्रेस के वोट बैंक में सेध लगाई है, जिसका सीधा फ़ायदा यहाँ पर दर्शन सिंह गुर्जर को मिल रहा है। तो लगभग यहाँ से दर्शन सिंह जी की सीट, हालांकि
हालांकि दोनों ही जो पार्टी के नेता हैं वो अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता और अपन के जो एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग बीजेपी यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात की जाए सपोटा विधानसभा क्षेत्र की, तो सपोटा में सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो भाजपा से हंसराज मीणा है वो यहाँ पे जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं कैबिनेट पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा जी, और जो बीएसपी के वहाँ से उम्मीदवार हैं कल्लू उर्फ विजय मीणा जो सरपंच है बीजलपुर के, वो तीसरे उम्मीदवार हैं। तो 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक 3 तारीख को भाग्य का फैसला नहीं हो जाता जब तक मंत्री वहाँ से हट जाएंगे। हालांकि लोग बाग ये कह रहे हैं कि हंसराज मीणा अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। बात की जाए हिंडौन विधानसभा सीट की, तो हिंडौन विधानसभा सीट से इस बार सचिन पायलट समर्थक अनीता जाटव को यहाँ से टिकट दिया गया है। भाजपा ने वापस से पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव को टिकट दिया है, और गायत्री जो कोहली है जेजेपी पार्टी, उनको भाजपा से टिकट नहीं मिल पाया, इससे वो नाराज होकर जेजेपी पार्टी में शामिल हो गई और वो यहाँ से चुनाव लड़ी हैं। वहीं जो वर्तमान विधायक है भरोसीलाल जाटव और उनके जो पुत्र हैं, अभी फिलहाल उनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, नगर परिषद के चेयरमैन है, उन्होंने भी कांग्रेस से टिकट की डिमांड की थी, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो एन टेम्पर बीएसपी में शामिल हो गए। तो वहाँ पर उन्होंने इन दोनों का गणित बिगाड़ दिया था। गायत्री कोहली ने तो राजकुमारी जाटव का गणित बिगाड़ दिया बागी होकर, और कांग्रेस का गणित बीएसपी ने बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, और आमने सामने की जो टक्कर की बात कही जाए तो वो राजकुमारी और अनीता जाटव की रहेगी। अब बात आती है टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर रामनिवास मीणा बीजेपी में शामिल हुए और उनको बीजेपी ने टिकट दे दी, पानी वाले बाबा के नाम से विख्यात हैं। दूसरी तरफ घनश्याम मेहर सचिन पायलट समर्थक और अशोक गहलोत दोनों ही समर्थक माने जाते हैं, और राघव मीणा वहाँ से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। कल्पना मीणा जो वर्तमान में चेयरमैन है वो भी कांग्रेस का टिकट मांग रही थी, लेकिन उन दोनों को टिकट नहीं मिल पाया। तो कल्पना मीणा बहुजन समाजवादी पार्टी से वहाँ से भागी होकर चुनाव लड़ी हैं, और राघव मीणा निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े हैं। अब वो कितना वोट काटते हैं तो उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा, तो वहाँ पर भी आमने सामने की टक्कर है। और 4 में से कितनी देखिए 4 में से अगर फिलहाल बात की जाए तो जो जनता का रुझान आ रहा है उस हिसाब से तो 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस, और अगर अपनी बात करें तो 1 कांग्रेस 1 अन्य दल यानी बीएसपी टक्कर में हिंडौन सिटी में, और 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी नहीं, और 2 एक बीजेपी अन्य। बिल्कुल, हिंडौन जो करौली जिला है, करौली में भी जो इस पिक्चर सामने आ रही है वो सवाई माधोपुर से मिलती जुलती नजर आ रही है। दाऊदयाल जोशी हैं, अच्छे वक्ता हैं, नगर निगम में पार्षद हैं। एग्जिट पोल तो कांग्रेस को पीछे दिखा रहे हैं, दाऊदयाल जी क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोलों पे तो पहले भी विश्वास नहीं हुआ, और एग्जिट पोल हमेशा से फेल रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि एग्जिट पोल में जो सैंपलिंग होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, जबकि सैंपलिंग में जब तक आप 30 और 40 हज़ार आदमियों का सैंपलिंग नहीं करेंगे तो एग्जिट पोजीशन क्लियर नहीं होती। राजस्थान सरकार की योजनाओं के माध्यम से, राजस्थान सरकार की जो गुड गवर्नेंस रही है, उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। मैं बात करूं भरतपुर की, तो भरतपुर के 7 विधानसभाओं में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां भरतपुर में कांग्रेस अपनी अच्छी लीड के साथ नहीं जीत रही है। ये तमाम सर्वे, तमाम आंकड़े, तमाम व्यवस्थाएं जो इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और चैनल के माध्यम से जो आ रही हैं, वो मैं आपको बिल्कुल, अभी आपने आपके एक दर्शक ने बात की थी तो उसमें कहा था कि जनता बहुत चतुर हो गई है नेताओं से। तो जनता ने जिन योजनाओं का लाभ स्वीकार किया है और जिन योजनाओं के माध्यम से लोग सरकार की योजनाओं को, गुड गवर्नेंस का बखान कर रहे हैं, उसके माध्यम से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हमारे इस संभाग में जहां 19 सीटें थी, 19 में से जहां तक कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई एक आध सीट निकल जाए तो मैं कह नहीं सकता, बाकी के भरतपुर की 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी और राजस्थान में सरकार बनेगी। बिल्कुल, दाऊदयाल जोशी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो किला है पूर्वी राजस्थान, उसको कांग्रेस बचाने में सफल होगी। 19 सीटें हैं, 19 सीटों में से एक आध सीट भाजपा ले जा सकती है, लेकिन अधिकांश सीटें कांग्रेस जीतेगी, ऐसा दावा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अशोक तांबी, आप क्या कहना चाहेंगे तांबी जी? वैसे जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें तो कांग्रेस बहुत पीछे है। सर, निश्चित ही हम अजय दुर्ग भरतपुर में इस डिबेट को अंजाम दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इस आपकी डिबेट के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा कॉन्फिडेंट होकर ये बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में नया इतिहास बनाने जा रही है, और कांग्रेस के बाद पुनः कांग्रेस सरकार बना रही है।
पूरे बहुमत के साथ, पूरे दमखम के साथ हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम अपने पूरे ज़िले में जिस जोश और जिस जज्बे के साथ पहले हम थे, जितनी सीटों के साथ थे, उतनी सीटों के साथ हम वापस आ रहे हैं। इस बार देखिए, आपकी डिबेट में बैठे हुए हमारे कुछ साथी, पत्रकार साथी कह रहे थे कि इस बार जनता ने चेहरे देखकर मतदान की ओर अपना रुझान बनाया है। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जनता बहुत चतुर, बहुत होशियार है और उन्होंने बहुत सोच समझकर मतदान किया है। चेहरे देखकर उन्होंने मतदान किया है, साफ स्वच्छ छवि के लोगों को मतदान किया है और कांग्रेस पार्टी ने जो सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का चयन करके और जनता के बीच में जो भेजा था, वो रणनीति पूरी तरह से सफल रही है और हम अपने प्रत्याशियों को जिता पाने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि उनकी सरकार दोबारा से बनने जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 30 साल का जो इतिहास है वो जारी रहेगा। दूसरी पार्टी आएगी, बीजेपी राज्य में आएगी। 30 साल पहले जो आई थी, एक बार 2 बार बीजेपी आई थी, अब 30 साल में जो रीत चली आ रही है वही रीत जारी रहेगी, एक के बाद एक के बाद। बिल्कुल, ये भाई कह रहे हैं कि पहले जिस तरह से 5-5 साल का जो सिस्टम है, पहले भाजपा फिर कांग्रेस फिर भाजपा फिर कांग्रेस, वही परंपरा कायम रहने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल के शहर अध्यक्ष हैं विनोद गुप्ता। विनोद जी, आपके तो प्रत्याशी भी हैं भरतपुर से, डॉक्टर सुभाष गर्ग, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमारे प्रत्याशी हजारों वोटों की संख्या में पहले जितने वोटों से जीतने उसने डबल वोटों से जीत रहे हैं। जनता ने पूरा। सरकार किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस की बनेगी, दावे के साथ बनेगी। जिस तरह का जो माहौल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, वो जनता ने अपने आप में बहुत अच्छी मानी है। उन योजनाओं के आधार पर विश्वास के साथ कहा जाता है कि सरकार गहलोत जी की दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकदल के शहर अध्यक्ष हैं भरतपुर के विनोद गुप्ता, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। रेणुदीप गौड़ है, ये भी लोकदल से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लोकदल के प्रवक्ता हैं। धन्यवाद दीपक जी। मीडिया के इस दौर में आप एक शानदार पत्रिका का प्रतिमान है और उसी यकीन को मैं अपने जहन में रखते हुए कहना चाहता हूं कि अभी पूरे चुनाव अभियान में हमने देखा, आपने भी देखा, जनता ने देखा कि जिस तरह से लोग कहें कुछ भी, लेकिन गुड गवर्नेंस, जो भी हमारे भाई कह रहे थे कि गुड गवर्नेंस को, गहलोत जी की नीतियों को, कांग्रेस की पूरी शानदार परंपरा को जो जन समर्थन मिला, यानी कि मध्य प्रदेश वाली तंत्र साधना यहाँ सफल नहीं हुई, वो भी इतिहास गवाह है, और वो राजस्थान की सरकार को नहीं गिराया जा सका। तो अब भी बड़ा मुश्किल है। शानदार मुद्दों पर चुनाव हुआ है। जनता ठीक है कि ध्रुवीकरण किए गए जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लेकिन मुद्दे अभी भी हिडन, एक अंडर करंट है। जनता जानती है कि उसके अपनी सरकार 5 साल के लिए जो चुननी है वो कैसी है। तो बिल्कुल भरतपुर में और पूरे राजस्थान में कांग्रेस का शानदार समर्थन मिला है। बिल्कुल, रेणुदीप गौड़ है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार इस बार रिपीट होने वाली है। राघवेंद्र सिंह फौजदार हैं, समाज सेवी हैं, संघर्ष करते रहते हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर। राघवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? मैं तो कहूँगा दोनों पार्टियों ने भरतपुर में, तो विधानसभा की बात करते हैं, हमारा कार्यक्षेत्र जनता आंदोलन का भरतपुर है। भरतपुर में मुद्दों पर चुनाव हुआ ही नहीं। इसका परिणाम आप देख लो, जनता वोट डालने नहीं गई। पूरे विधान संभाग में सबसे कम वोट भरतपुर की रही है। तो हमारा तो कहना है सरकार कोई बने, हमको तो जनता से हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करेंगे भैया, आंदोलन मुद्दों पर होना चाहिए। तो मुद्दों के भरतपुर मुद्दों पर लेकर अगर काम नहीं करेंगे, सरकार कोई सी बने, कोई से विधायक बने, हमको तो आंदोलन करना है मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, मुद्दों की बात कर रहे हैं। और भी हमारे पत्रकार साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। रविंद्र मोहन शर्मा हैं, नारद न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी हैं। रविंद्र जी, आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बन रही है और भरतपुर में क्या स्थिति रहने वाली है? पत्रकार के रूप में हमारा एक मुख्य मुद्दा इस बार चुनाव में ये था कि क्या इस बार भी एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर काम करेगा। तो जब हमने मतदाताओं से बात करी तो इस तरह का रुझान तो किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन एक बात सभी मतदाता इस बात से निराश हुए कि भरतपुर संभाग के लिए जो मुख्य मुद्दे थे, जिसमें कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना है, भरतपुर का TTZ का मुद्दा था या बेरोजगारी की समस्या थी, वो कोई भी पार्टी उसको मुद्दा नहीं बना पाई। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये देखी गई कि जिस विकास के नाम पर चुनाव लड़े जाने थे या जिस तरह से नूह में हिंसा की वारदात हुई, एक ध्रुवीकरण की राजनीति की बात की जा रही थी, वो कोई भी मुद्दा भरतपुर संभाग में नहीं देखा गया। वास्तव में ये सही बात है कि ये मुद्दा चेहरों पर और जातिवाद के आधार पर ही लड़ा गया। बिल्कुल, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव चीनिया, उनकी भी राय जानते हैं। संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा ही चुनाव का बिल्कुल वजह मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात कह दिया था
जो भी पार्टी अपने टिकट देने में गलती करेगी वो प्रसाद ले जाएगी, और वो ही हो रहा है वर्तमान में। ये चर्चा सबकी जो जरूरत पड़ रही है, दोनों पार्टियों से गलती हुई है, दोनों पार्टियों ने कम से कम 20-20 टिकट गलत बांटे, इसलिए आज सरकार बनाने का मुद्दा फंसा हुआ नजर आ रहा है। और मैं तो स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूँ कि ये राजस्थान में जनता देखती रह जाएगी, ऐसा कबाड़ा होने वाला है। गहलोत और वसुंधरा मिल गए और सरकार चाहे बीजेपी ये कह रहे हैं कि टिकटों का जो वितरण है वो सही तरीके से नहीं किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक आमजन होने के नाते कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार की जो सफल योजनाएं रही हैं उनको देखते हुए आमजन को जितना फ़ायदा पहुंचा है राजस्थान सरकार से पिछले 5 सालों में, वो पहले किसी सरकार ने मेरे हिसाब से नहीं दिया है। 25 लाख की योजना थी, उससे गरीबों के लिए बहुत राहत पहुंची थी। और जिन लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं थे उनको स्मार्टफोन मिले, बच्चियों को, औरतों को, महिलाओं को, और कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आमजन को लाभ पहुंचा है। मुझे लगता है कि राजस्थान में फिर दोबारा से शायद कांग्रेस की सरकार कन्फर्म आएगी। और रही भरतपुर की बात, भरतपुर में अभी जो चुनाव हुए हैं ये 5 वर्ष से 15 साल के हिसाब से हुए हैं। मैंने खुद ने भी देखा है, आपने सबने देखा है, 15 साल में भरतपुर में कोई विकास नहीं हुए थे, और ना एमएलए की पता था, ना विधायक की पता था। 5 साल में 2 साल कोरोना में चले गए। वर्तमान विधायक ने जितने काम भरतपुर में कराए शायद ही मेरे हिसाब से, मेरी याद में नहीं हुए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है, खासकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसकी तारीफ जरूर होती है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की जो योजना है ये भी कांग्रेसी और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको उत्साह का संचार करती हैं योजनाएं कि संभवतः कांग्रेस की सरकार प्रदेश में दोबारा रिपीट हो। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, नीरज शर्मा हैं, हमारे सहयोगी हैं समाचार प्लस के, इनसे भी जानते हैं। नीरज जी, आपने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, क्या लगा? हाँ, भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है, इनमें अभी यह कहना जरूरी नहीं है कि कौन सी सीट जीत रही है, कौन सी आ रही है, लेकिन बता दूं कि 2018 में पूर्वी राजस्थान ने सरकार बनाई थी जहाँ भरतपुर की 7 सीटें थी और मुख्यमंत्री ने पूरी दम लगाकर यहाँ मंत्रियों को बनाया था। 4 मंत्री यहाँ बनाए थे, उसके बावजूद भी मंत्रियों ने यहाँ काम किए हैं। लेकिन अब जो वोट डली हैं उसके बाद जो आंकड़े आए हैं उनसे कह सकते हैं कि भरतपुर में, ब्याना में और कामा में जो मतदान प्रतिशत है वो कम हुआ है, लेकिन और जगह ज़्यादा हुआ है। लेकिन ज़्यादा होने पर ये कह नहीं सकते कि भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन हो सकता है अपने घर को बचाने के लिए कांग्रेस ही मजबूत हो सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवध शर्मा भी हैं जो कि चंबल के बिहड़ धौलपुर से आए हैं। उनसे मैंने अभी रायशुमारी नहीं की है। करौली संवाददाता और सवाई माधोपुर के संवाददाता से हमारी चर्चा हो चुकी है। 4 सीटों में 4 सीटें हैं। करौली सवाई माधोपुर में 2 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। अवध शर्मा से जानते हैं धौलपुर में क्या स्थिति है। अवध, धौलपुर में क्या पिक्चर है? बिल्कुल दीपक जी, अगर बात करें धौलपुर की, धौलपुर में 4 विधानसभाएं। बात करें धौलपुर विधानसभा की तो जीजा साली की टक्कर में जो रितेश शर्मा बसपा से उतरे हैं उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। रितेश शर्मा पूर्व चेयरमैन रहे हैं और एक युवा नेता भी हैं, तो जोर शोरों में जो कि हल्ला है वो रितेश शर्मा का चल रहा है। पर मैं अपना मानूं या पत्रकारिता का मानूं तो वहाँ से सोरानी जो विधायक हैं कांग्रेस से, तो वही निकलेंगी। और बाड़ी की बात करें तो बाड़ी में आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। वहाँ एक बार बसपा और एक बार बीजेपी आई है, लगातार कांग्रेस आई है। पर इस बार बाड़ी में गिरिराज सिंह मलिंगा का टिकट कटने के बाद कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इस बार बसपा से जसवंत सिंह गुर्जर और बीजेपी से गिरिराज सिंह मलिंगा की टक्कर है। हमेशा मलिंगा और जसवंत गुर्जर की होती है, तो इस बार भी उन्हीं की होनी है। बिल्कुल, ये बात सही कहा है। जसवंत गुर्जर पहले बीजेपी में थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो बसपा में आए। और जो मलिंगा थे, गिरिराज सिंह मलिंगा, वो कांग्रेस में थे, उनको टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी में आए। पर मलिंगा का एक चेहरा है, वो क्षेत्र में नाम भी चल रहा है। आप भी धौलपुर रहे हैं, आप भी जानते हो उसके चेहरे के बारे में। और बात करें बसेड़ी की, तो बसेड़ी में एक तरफा अपन कहें तो संजय डार जब थोड़ा आगे चल रहे हैं, सुखराम जी पीछे हैं। और बात करें खिलाल बेरवा, तो उनको टिकट नहीं मिला, विधायक हैं, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखा जाए तो संजय जाटव जो बढ़त लेके आगे चल रहे हैं। बात करें अब राजा खेड़ा की 2 दिग्गज प्रद्वंत सिंह और बनवारी लाल। प्रद्वंत सिंह के बेटे रोहित बोरा जो लगातार उस परिवार का ही लगातार विधायक रहे हैं, और बनवारी लाल जी ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा है धौलपुर में। उनकी पुत्रवधू नीरजा शर्मा हल्ला चोरों से ब्राह्मण समाज एक होकर भी वोट दिया है। पर कहना मुश्किल होगा, फाइट दोनों में ही है। जीत का अंतर जो पहले रहता था 15, 20, 25, 30 हज़ार, इस बार ना 5, 10 हज़ार का अंतर रहेगा। कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा। मतलब 2 सीटें जो हैं वहाँ बसपा का भी दबदबा है। बिल्कुल, बात करें तो 2 एक बीजेपी, एक कांग्रेस और बसपा का दबदबा है। अगर रितेश शर्मा जो हिसाब से वोट
युवा हैं और वोट मिलता है तो रीता शर्मा जीत सकते हैं। कांग्रेस की भी शोभा रानी है, उनकी भी उम्मीद ज़्यादा है, पर शिवचंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। भाजपा तीसरे नंबर पर दिख रही है। तो ये धौलपुर की पिक्चर बताई हमारे सहयोगी अवध शर्मा, जो कह रहे हैं कि बसपा का भी दबदबा वहाँ नजर आता है, खासकर बाड़ी विधानसभा सीट, जहाँ से जसवंत सिंह गुजर जो अब तक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते आए, वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते आए, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा रितेश शर्मा धौलपुर सीट से बसपा के प्रत्याशी हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने उनके समर्थन में चुनावी सभा को भी संबोधित किया था। तो ये तस्वीर सामने आई है धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब रह जाता है भरतपुर संभाग का भरतपुर। भरतपुर के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि भरतपुर में 7 सीटें हैं स्वप्निल। 7 में से बात करें भरतपुर शहर की, भरतपुर शहर से राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग वो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा भाजपा ने विजय बंसल को टिकट दिया था। इसके अलावा बसपा से गिरीश चौधरी, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बसपा का दामन थामा था पिछले दिनों। यहाँ ट्रिपल मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और कांटे की टक्कर है तीनों में। कोई अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। लेकिन बात करें माहौल को देखते हुए, तो माहौल में जो गर्माहट नजर आई है वो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल की नजर आई है। हालांकि जो हाथी की चाल है वो भी मदमस्त नजर आई है, हाथी ने भी अपना दबदबा कायम किया है। इसके अलावा हॉट सीट डी कुमेर की बात करें तो डी कुमेर में पर्यटन